Hello NET aspirants, how are you? I hope you all are doing very well. So आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ नया नहीं सीखेंगे और नहीं कुछ नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। बस आज की इस वीडियो जो होगी वो इन्फॉर्मेटिव टाइप होगी, ठीक है। मैं यहाँ पे देखो कुछ लिख रखा हूँ, नीट 180 आउट ऑफ 180 फिजिक्स, ठीक है। एंड दिस इज़ द स्कोर दैट यू ऑल हैव टू स्कोर. This is the score that you all have to score or you all have to achieve this score. ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि फिज़िक्स में 180 आउट ऑफ 180 सिर्फ टॉपर के ही आते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, आपके भी आ सकते हैं इफ़ यू आर अ सिंसियर स्टूडेंट, इफ़ यू फॉलो जो मैं बता रहा हूँ उसको आप फॉलो करो। एंड आप जहाँ कहीं भी हो, कोचिंग में हो, कहीं भी हो, ठीक है, बस उस अपने काम के प्रति बस ईमानदार रहो यार, अपने आप बस ईमानदार रहो, ठीक है। अपने आप में सिंसियर रहो, अपने आप पे विश्वास रखो, ठीक है। एंड बस एक फेथ रखो कि जो होगा अच्छा होगा, ठीक है। एंड फिजिक्स में यू आर गोइंग टू रियली स्कोर वेरी वेल इफ़ यू प्रैक्टिस ए लॉट ऑफ क्वेश्चन, इफ़ यू फॉलो सर्टेन रिसोर्सेज। एंड देखो मार्केट में आजकल क्या है कि बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बट सारे रिसोर्स थोड़े ना हमें करने हैं यार। अब पता चला कि ऐसे भी कोई उठा कर बैठा हुआ है, बड़ा बड़ा किताब जो राइटर्स लोग का आता है, जो जेई के लिए आता है, वो उठा कर कोई बैठा हुआ है नेट के पेपर सॉल्व करने के लिए। अरे भाई, तो आई थिंक कि वो बंदा जो है कहीं ना कहीं मिस्टेक ज़रूर करेगा, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो नॉलेज लेना, मैं वो नहीं मना कर रहा कि नॉलेज नहीं लो, नॉलेज लो, बट देखो आपको, आपके पास टाइम कम है। 2 साल में कोर्स बहुत ज़्यादा है, सिर्फ फिजिक्स ही आपको थोड़े पढ़ने हैं, केमिस्ट्री पढ़ने हैं, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के रट्टे लगाने हैं, फिजिकल केमिस्ट्री है, बायोलॉजी के 2 पार्ट, जूलॉजी है, बॉटनी है। भाई कहाँ से करोगे? सिर्फ फिजिक्स ही लेकर बैठे रहना है क्या कि ये भी बुक कर लिए हैं, वो भी बुक कर लिए हैं, पता चला इस मटेरियल का भी मतलब इस कोचिंग का भी मटेरियल लगा लिए हैं, उस कोचिंग का भी मटेरियल लगा लिए हैं। ऐसे नहीं करना है, बी सिलेक्टिव, हमेशा खुद पे विश्वास रखो, सिस्टम पे विश्वास रखो, सारा अच्छा होगा। सो देखो आज मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ कि फ़िज़िक्स का जो पेपर आता है वो किस तरीके से आता है, उसका नेचर क्या होता है, पैटर्न क्या होता है। तो देखो ओवरऑल जो होता है ना फ़िज़िक्स का पेपर, तो फिज़िक्स का जो पेपर होता है ना नीट का, ये नीट में जो फिज़िक्स का पेपर होता है वो एक्चुअली कॉम्बिनेशन होता है। कुछ पार्ट आपको इस बार स्पेशली अगर मैं बात करूँ ना, नीट 23 जो इस बार पेपर हुआ, इसमें क्या कर दिया ना, कॉम्बिनेशन कर दिया भाई। मतलब न्यूमेरिकल हर बार रहता था, ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल तो रहता ही है सबसे ज़्यादा वेटेज का, फिर उसके बाद थ्योरेटिकल रहता है। लेकिन इस बार कुछ थ्योरेटिकल कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल गया, ठीक है। आई थिंक 12 to 13 क्वेश्चन तो ज़रूर थ्योरेटिकल ही हैं, एंड 12 to 13 क्वेश्चन थ्योरेटिकल हैं। मैं आपको बता दूं पहले कि फ़िज़िक्स में जो पेपर होते हैं ना, टोटल क्वेश्चन जो होते हैं 50 क्वेश्चंस होते हैं, एंड 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, फिर पार्ट ए एंड पार्ट बी, ठीक है। पार्ट ए में 35 क्वेश्चंस करने होते हैं, पार्ट ए, यहाँ लिख दे रहा हूँ पार्ट ए एंड पार्ट बी, ठीक है। पार्ट ए में 35 क्वेश्चन आपको करने रहते हैं जो कंपलसरी होते हैं, एंड पार्ट बी में 15 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। 15 में से कोई 10 ऑप्शनल रहता है, ठीक है, कोई 10 क्वेश्चन आपको करने हैं, ओके। एंड वो ऑप्शनल हो जाता है 15 में 10 करना, एंड ये 35 क्वेश्चन। तो देखो इस बार न्यूमेरिकल एंड थ्योरेटिकल दोनों का कॉम्बिनेशन था, और बाकी जो बच गए ना वो न्यूमेरिकल वाले पोर्शन में आ गए थे, ठीक है। बाकी 12, देखो न्यूमेरिकल में भी कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, ज़्यादातर फार्मूला बेस्ड। आई थिंक कि अगर इधर 12 to 13 है ना, तो इधर अगर ये इस हिसाब से अगर कर लो, 50 में से 12 तो जाएगा, मतलब 48 या 47, नॉट 48, 38 37 जो क्वेश्चन थे, तो 38 37 में जो आई थिंक कि जो 34 क्वेश्चन आपके जो होने वाले हैं ना, मतलब देखो 50 क्वेश्चन में तो करना टोटल 45 ही हैं, ठीक है। इस 45 में 12 से 13 क्वेश्चन अगर आपको इस मतलब 10 क्वेश्चन तो मिनिमम इस टाइप को दिखने को मिल सकते हैं, ठीक है। मिनिमम 10 तक भी जा सकता है, ठीक है। एंड मैक्सिमम तो आई डोंट थिंक कि कितना जा सकता है। एंड नेक्स्ट एग्ज़ाम में वो तो पैटर्न अगर चेंज किया तो ठीक है, वरना अगर इसी पैटर्न पे अगर लेने को उसने सोच रखा है, तब तो मिनिमम 10 क्वेश्चन तुम मान कर चलना, मिनिमम 10 क्वेश्चन आएंगे स्टेटमेंट वाले, मतलब थ्योरेटिकल। और थ्योरेटिकल में भी कैसे आते हैं, या हो सकता है वो आपसे असर्शन एंड रीज़न पूछ ले, हो सकता है आपसे वो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछ ले,
ठीक है। एंड ये भी हो सकता है कि डायरेक्ट एमसीक्यू टाइप पूछ दे, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही डायरेक्ट एमसीक्यू टाइप पूछ दे। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन का जो नेचर होता है इस तरीके का होता है। न्यूमेरिकल में डायरेक्ट आपसे फार्मूला बेस्ड पूछेंगे। एंड आई थिंक कि जब पूरा पेपर, जब तो जो 45 क्वेश्चन होते हैं ना, उस 45 क्वेश्चन में मुश्किल से ऐसे 3 ही 4 क्वेश्चन मिलेंगे, 3-4 भी बहुत बोल दिया, 2-3, ठीक है, जिसमें आपको प्रॉपर पेन उठाने का ज़रूरत पड़ेगा। पेन मतलब समझ रहे हो, पेन उठाएं, उसको सॉल्व करने का ज़रूरत बस 3 से 4 क्वेश्चन में। बाकी तो आप मतलब देख कर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला अगर याद है तो सॉल्व कर दोगे, नहीं याद है तो फिर गड़बड़ है यार, फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एंड इधर असर्शन, रीजन स्टेटमेंट, एमसीक्यूज टाइप थ्योरेटिकल क्वेश्चन इधर पूछ देते हैं। तो ये टोटल ओवरऑल इस तरीके का पेपर होने वाला है। एंड देखो लो, यहाँ पे एक रखा हुआ है पेपर मेरे पास 23 का, मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, पार्ट ए पार्ट बी। एंड आई थिंक इस आप लोगों ने भी ये सब देख रखा होगा, आप आजकल तो हर जगह अवेलेबल है। तो ये देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन, फिर देखो कॉम्बिनेशन का है, थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल, फिर थ्योरेटिकल पूछा है, फिर थ्योरेटिकल पूछ दिया, फिर न्यूमेरिकल, इस तरीके से क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं। तो आपको बस इसमें जो फिजिक्स के पेपर में थोड़ा पेशेंस रखना है एंड उठाना ऐसे क्वेश्चन है ना जो मिनिमम टाइम में फर्स्ट राउंड में, मतलब मैं तो ये स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि पहले एक बार में उठाओ क्वेश्चन जो देखते ही हो जाए, जो जैसे ये थ्योरेटिकल वाले जो क्वेश्चन है ना देखते ही हो जाए, इसमें जो फार्मूला बेस्ड है ये, और ये जो 3-4 क्वेश्चन रहेंगे ना डिफ़िकल्ट वाले, डिफ़िकल्ट मतलब नहीं, मॉडरेट बोलो, ठीक है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहते हैं, ठीक है। तो ये बीच में बस इधर उधर मिक्स रहेंगे, आपको ढूंढना है कौन कैसा है, हो सकता है ज़्यादा टाइम भी खा जाए आपका, ठीक है। तो ये सब बात का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। एंड देखो फिजिक्स में अगर आपको रियली 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करना है तो मैं अभी कुछ टिप्स बताऊंगा आपको कैसे करना है, क्या मटेरियल फॉलो करना है, ठीक है। ये तो बस इंट्रोडक्शन हो गया। देखो ये, इससे पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि सिलेबस क्या क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही बात होती है भाई, किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो तो उसका ये तो ज़रूरी है ना कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, सिलेबस उसका क्या क्या है। फर्स्ट बात मैं ये डिस्कस करूँगा। एंड सेकंड थिंग दैट आई शुड डिस्कस कि सिलेबस है क्या पढ़ना है, एंड सेकंड रिसोर्सेज कहाँ से पढ़ना है भाई, रिसोर्सेज कहाँ से पढ़ना है, ये कहाँ से पढ़ना और कैसे पढ़ना है, ये भी हाउ टू प्रिपेयर, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है दो ठो, पहला सिलेबस, दूसरा रिसोर्सेज हाउ टू। देखो ये कोई ज़रूरी नहीं कि मैं ही मतलब इसका वो आंसर करूं, आप भी ये सब ढूंढ सकते हो कि सिलेबस क्या है, उसका रिसोर्सेज हमें क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है, कैसे तैयार करना चाहिए कंटेंट को, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग फिर मैं उसके बाद मैं अपना बताऊंगा, ठीक है, कि मैं किस तरीके से इस लेक्चर के थ्रू आप लोग के कांटेक्ट में रहने वाला हूँ, ठीक है। तो वो मैं मतलब आवर प्लान बताऊंगा, ठीक है, आवर प्लान लेआउट क्या रहने वाला है। एंड बाकी तो इम्पॉर्टेंट है ये सिलेबस एंड रिसोर्सेज, ठीक है। ये दो आप लोग को अगर पता चल गया तो आई थिंक, एंड कैसे करना है हाउ टू प्रिपेयर, देन यू आर गोना रॉक, ठीक है। आप मतलब काफ़ी अच्छा करने वाला हो, उसका टेंशन मत लो आप, ठीक है। सो देखो सिलेबस में जनरली क्या होता है ना, सिलेबस वही होता है जो एनसीईआरटी में जो चैप्टर्स दिए हुए हैं क्लास 11th एंड 12th, क्लास 11th प्लस क्लास 12th का, इसी दोनों में से आते हैं, ठीक है, क्लास 11th एंड क्लास 12th। एंड ये जो है ना क्लास 11th का फिर दो पार्ट है, पार्ट 1 प्लस पार्ट 2, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है। एंड इधर क्लास 12 से भी दो पार्ट है, ओके, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है। तो एन सिलेबस क्या रहने वाला है, एनसीईआरटी क्लास 11 पार्ट 1 एंड पार्ट 2। देखो क्लास 11th की अगर मैं बात करूं, क्लास 11th की अगर मैं बात करूं तो आप लोग को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स एंड वेक्टर, इसी में आ जाएगा वेक्टर। फिर उसके बाद आपको काइनेमेटिक्स पढ़ना है, काइनेमेटिक्स के बाद एनएलएम एंड फ्रिक्शन,
ये वो ऑर्डर हैं जो मैं फॉलो करूँगा, या फिर डिफरेंट बहुत सारे कोचिंग में ऐसे ही फॉलो होते हैं, ठीक है। सो मैं कुछ अलग नहीं करने जा रहा हूँ कि पहले ये कर दूँ वो कर दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी सीक्वेंस, क्योंकि ये सीक्वेंस बेस्ट होता है। बेसिक मैथमेटिक्स एंड वेक्टर, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे छूट गया, बेसिक मैथमेटिक्स एंड वेक्टर एंड काइनेमेटिक्स से पहले यूनिट एंड डायमेंशन होता है, ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन। फिर उसके बाद एनएलएम एंड फ्रिक्शन हो गया, एंड देन वी विल डिस्कस वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर। फिर हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, देन वी विल स्टडी अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड कॉलिजन, ठीक है, सेंटर ऑफ मास एंड कॉलिजन। देन वी विल स्टडी अबाउट रोटेशन, रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। फिर हम लोग पढ़ेंगे थर्मल फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स में देखो क्या क्या हम लोग देखेंगे जनरली, रोटेशन के बाद थर्मल फिजिक्स। देखो थर्मल फिजिक्स में जनरली हम लोग क्या क्या देखेंगे ना, कि थर्मल फिजिक्स में हम लोग जनरली केटीजी, हीट ट्रांसफ़र, हीट ट्रांसफ़र, हीट एक्सपांसन, समझ रहे हो, हीट एक्सपेंशन, ये सब कुछ टॉपिक्स हैं। मतलब सब टॉपिक्स को मिक्स कर करके थर्मल, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक्स खुद ही है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स। तो ये सब कुछ चार, एक और पार्ट होता है वो मैं जब पढ़ाऊँगा वो उसमें डिस्कस कर लूँगा, ठीक है, थर्मल फिजिक्स। देन वी विल डिस्कस अबाउट फिर ग्रेविटेशन, फिर एसएचएम एंड वेव, एसएचएम एंड देन वेव, ठीक है। आई थिंक इतना चैप्टर्स होते हैं क्लास 11th में जो हम लोग को डिस्कस करने हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। देखो ये सब को मैं अभी एनसीईआरटी खोल कर मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, वेट। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक दिस इज़ विजिबल टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। ये देखो फिजिक्स, कंटेंट ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 है, क्लास 11th का मैंने PDF डाउनलोड किया है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। हालांकि बेसिक मैथमेटिक्स इसमें देखो बेसिक मैथमेटिक्स मैंने इंट्रोडक्शन में ही दिया था, ये कोई चैप्टर नहीं है। एंड वेक्टर भी इनफैक्ट इसमें नहीं लिया गया है, लेकिन कहीं यूज़ हुआ है, हम वो पढ़ाएंगे वो, ठीक है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट से यहाँ स्टार्ट किया गया है। देन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन अ प्लेन, ठीक है, मोशन इन अ प्लेन 2D हो गया, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन 1D हो गया। ये दोनों काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। लॉज ऑफ मोशन एनएलएम पढ़ेंगे। देन हमने बताया वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे। देन देखो इसमें सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, सर्कुलर मोशन एंड रोटेशन तीनों एक ही में दे दिया एनसीईआरटी में। हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सेपरेट करके पढ़ेंगे। वैसे चीज़ें आसान लगती है, ठीक है, और ऐसे एक साथ सब मिक्स कर दोगे तो पता नहीं चलेगा कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ठीक है। फिर ग्रेविटेशन है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिकल, अच्छा एक और ये रह गया ग्रेविटेशन, एसएचएम वेव के बाद, मतलब ये दोनों से पहले, मतलब ग्रेविटेशन के बाद एंड एसएचएम वेव के पहले हम लोग फ्लूइड्स करेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स एंड सॉलिड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई डोंट नो हाउ आई फॉरगॉट इट, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसको ये देखो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, देन थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, फिर केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज इसी में। फिर ऑसिलेशन एंड वेव, आई थिंक एसएचएम है ना, एसएचएम ऑसिलेशन एक ही बात हुआ, एसएचएम एंड वेव। एंड आई थिंक इतना ही है 11th क्लास में, ठीक है। सो इतना आप लोग को कैसे तैयार करना है वो आगे मैं बताऊंगा इसमें, रिसोर्सेज एंड हाउ टू प्रिपेयर। बस मैं आप लोग को अभी सिलेबस बता रहा कि आपको एक्चुअली क्या कौन कौन से चैप्टर आप लोग को करने हैं, ठीक है। देन वी विल डिस्कस सम चैप्टर्स ऑफ क्लास 12th, ठीक है। देखो क्लास 12th को भी मैं डायरेक्ट आप लोग को दिखा देता हूँ, वेट। सो लुक हियर, क्लास 12 का फिजिक्स का जो पार्ट 1 है उसमें इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स, चैप्टर 2 में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो ये जो है ना इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये हम लोग एक में पढ़ने वाले हैं अंडर द टॉपिक, अंडर द चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट में, इलेक्ट्रोस्टैट में, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोग एक में पढ़ेंगे। फिर हम लोग कैपेसिटर अलग से पढ़ लेंगे, इसमें सब एक ही साथ मिक्स कर दिया है, ठीक है, कैपेसिटर।
फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, जो कि एनसीईआरटी में भी आप लोग देख सकते हैं। मैं इसको ऐसे रख देता हूँ ना, कैपेसिटर है यहाँ पे, कैपेसिटेंस यहाँ पे है, ठीक है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी के बाद मैग्नेटिज्म, देखो यहीं से दिखा देता हूँ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, फिर मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये एक ही पार्ट का है। अर्थ मैग्नेटिज्म वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। देन ईएमआई, अल्टरनेटिंग करंट, ईएमडब्ल्यू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। एंड रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। फिर हम लोग के पास देखो ये जो है ना, डल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर्स, एटम्स एंड न्यूक्ली, ये तीनों ना हम लोग एक मॉडर्न फिजिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ये सारा चीज़ आ जाता है। एंड देन सबसे लार्ज जो होता है सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक लगता है एंड मैंने जहाँ तक पेपर्स देखे हैं, तो क्लास 12th से ना, क्लास 12th से स्पेशली जो पार्ट 2 है, देखो ये क्लास 12th का फिजिक्स है पार्ट 2 मेरा, ठीक है। तो इसमें जो ये क्वेश्चन जो बनते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, वो ज़्यादा बनते हैं यार इससे, ये मॉडर्न फिजिक्स से, सेमीकंडक्टर से, ये दो ठो से तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते ही हैं। एंड पार्ट 1 से कभी कभी बना देता है क्या नाम है इसका, मैग्नेटिज्म वगैरह से, ठीक है। तो वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से बना देता है, SEMW मिक्स करके अच्छे कॉन्सेप्ट बन जाते हैं, ठीक है। तो वो सब पे ज़्यादा फोकस आप लोग को करना चाहिए क्लास 12th पे, ठीक है। ये मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्लास 11 छोड़ दो, क्लास 12th का ज़्यादा वेटेज मुझे लगता है कि ऐसा है। आप प्रीवियस ईयर उठा कर देख लेना, ऐसा ही आपको भी फील होगा कि क्लास 12th का ज़्यादा वेटेज है क्लास 11th से। एंड इवन जब थ्योरेटिकल की बात आती है ना, तो AC, EMW, EMI, ठीक है। एंड ये क्या नाम है इसका, सेमीकंडक्टर एंड मॉडर्न, ये सब का स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। तो इस सब पे ज़्यादा आप लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी आप लोग को सिलेबस पता चल गया आई थिंक कि क्लास 11th एंड 12th में कितना पढ़ना है एंड क्या क्या हम लोग कवर करने वाले हैं। देखो ये तो सिलेबस हो गया, सिलेबस जान गए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं कुछ पढ़ना है, और उतना ही पढ़ना है जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग ये नहीं देखेंगे कि ओल्ड एनसीईआरटी में कितना था, न्यू एनसीईआरटी में कितना था। कुछ हमको पता है, कुछ लोग पूछे भी हैं, पूछेंगे भी ये बात को। तो देखो ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, फिजिक्स में चैप्टर तो सब उतना ही है, बस टॉपिक कुछ कुछ डिलीट हुआ है। तो देखो रिस्क क्यों लेना, जब पढ़ रहे हो तो पढ़ लो ना यार अच्छे से, पूरे काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हो, एक टॉपिक क्यों छोड़ कर आओगे। पता चला कि अब एनसीईआरटी का इसका नीट वालों का कोई भरोसा थोड़े, एनटीए वालों का, हो सकता है डाल दे उसी से क्वेश्चन, फिर तुम क्या करोगे। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए जो कर रहे हो उसको अच्छे से करो, ईमानदारी से करो, ठीक है। 100% करो उसमें, कि उससे क्वेश्चन आ जाए तो फिर ना छूटे हमसे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम लोग आगे बात करेंगे रिसोर्सेज एंड हाउ टू प्रिपेयर, ओके। हाँ तो देखो रिसोर्सेज में मैं आपको बहुत ही ऑनेस्टली अगर बताऊं, ठीक है, तो आप लोग को क्या क्या फॉलो करना है। सबसे पहला जो रखना है वो होता है फर्स्ट प्रायोरिटी पे, प्रायोरिटी वाइज मैं वो डाल रहा हूँ। फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो होना चाहिए वो क्लास नोट्स। आपने 2 साल तक क्लास किया लगातार, सपोज 11th-12th पूरा किया, या फिर जो ड्रॉपर्स हैं वो पूरा 1 साल तक कंटिन्यूस नोट्स बनाए अपना। अरे भाई वो नोट्स क्या अचार डालने के लिए थोड़े ना हम लोग बनाए हैं, वो नोट्स इसीलिए बनाए जाते हैं ना कि लास्ट टाइम पे नोट्स ऐसा एक कंपाइल्ड फॉर्म होता है जो मतलब एनसीईआरटी, जो मतलब पूरा कॉन्सेप्ट, डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो होता है ना, वो तुम्हारे नोट्स के अंदर एक अच्छे नोट्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या है पता है। एक अच्छे नोट्स का कैरेक्टरिस्टिक है कि जब उसको एक बार पढ़ लो ना, तो और कोई मटेरियल्स पढ़ने की हमें ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। बस नोट्स पढ़ो प्रैक्टिस करो, नोट्स पढ़ो प्रैक्टिस करो, बस इतना ही होना चाहिए। और वो कैसे होगा, क्लास नोट्स एंड प्रैक्टिस, वो कैसे होगा, क्लास नोट्स वेल मेंटेन्ड कब होगा, जब आप सिंसियरली चीज़ों को करना शुरू कर दोगे, ठीक है। कैसे करोगे सिंसियरली चीज़ों को, रेगुलर क्लास के। देखो मैं ये नहीं बोल रहा, क्लास नोट्स हो सकता है आप किसी भी इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हो, ठीक है, उसका क्लास लो, या फिर यहाँ पे अगर वीडियो देख रहे हो तो हम ऑलरेडी जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे ना, आप उसको मतलब मिला लेना कहीं से भी, किसी भी कोचिंग मटेरियल से। ज़्यादा निकलेगा, कम कभी नहीं निकलेगा, ठीक है। ये इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ। पहले मैं बता दे रहा हूँ, जिस भी आप कोचिंग मटेरियल को हो, COA कोचिंग का, ठीक है,
जिस भी कोचिंग आप ज्वाइन किए हो उसका क्लास नोट्स, अगर आप क्लास जाते हो तो उसका वेल मेंटेन नोट्स होना चाहिए, ठीक है। एंड सेकंड, अगर आप हमारे लेक्चर्स अगर देखते हो, हमारे वीडियो अगर देखते हो, तो हम इसमें जो आपको प्रोवाइड करेंगे दैट विल बी द बेस्ट कंटेंट, ठीक है। एंड इसके अंदर आई विल ट्राई, ठीक है, कि हम लोग एनसीईआरटी की कुछ एनसीईआरटी भी इसमें कवर हो जानी चाहिए। देखो क्लास नोट्स का, आप भी अगर क्लास नोट्स बनाना यार, तो कोचिंग का ठीक है, मास्टर बता दिया, ये बता दिया, वो बता दिया, बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है, वो सब लिखो। लेकिन क्लास नोट्स के अंदर आई विल रिकमेंड कि एनसीईआरटी का जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स होते हैं ना, एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जांपल्स, वो काफ़ी ज़रूरी है। वो आपके मतलब देखो क्वेश्चंस आ रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है, और कितने बार रिपीट हो चुके हैं एनसीईआरटी बेस्ड जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स होते हैं ना, डायरेक्ट क्वेश्चन में उठ कर आ जाते हैं, इवन जेईई मेंस भी पूछ देता है। तो उससे क्या होगा ना कि आपको डायरेक्ट ये मतलब बहुत बेनिफिट होगा। आप जितने बार नोट्स पढ़ोगे उतने बार आपके सामने वो सब है, तो फिर लास्ट टाइम आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा कि मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा, मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने वो, सारा आपके नोट्स में रहेगा, एनसीईआरटी भी रहेगा, कोई डरने की बात नहीं। और नोट्स तो होता ही है, एक टीचर, कोई भी टीचर, चाहे मैं हूँ या फिर कोई भी टीचर जो होता है ना, किसी भी इंस्टीट्यूट का टीचर, वो ऑलवेज जो होता है ना, हमेशा एक चीज़ का गारंटी, मतलब मैंने देखा है ये कि उसके नोट्स में इतना क्वेश्चंस, मतलब इतने कॉन्सेप्ट्स भरे हुए होते हैं ना, जिससे आपका मतलब नीट में एटलीस्ट, ठीक है, अगर आप मतलब ज़्यादा भी ध्यान अगर नहीं दिए हो, प्रैक्टिस थोड़ा कम भी अगर किए हो ना, तो 160 प्लस ला सकते हो सिर्फ नोट्स पढ़ के। मतलब नोट्स में ना सारे कॉन्सेप्ट, सारे बातें वो डालना शुरू कर देता है एक टीचर जो होता है। तो अगर अच्छे से आप नोट्स पढ़ो तो, फिर भी डिपेंड भी करता है टीचर्स वाइज कैसा कौन पढ़ा रहा है, आई डोंट नो, लेकिन ये इस तरीके का होना चाहिए क्लास नोट कि एटलीस्ट 160 मार्क्स तो आ ही जाए। बाकी तो 180 आउट ऑफ 180 कब आएगा, जब आप उसमें एनसीईआरटी इंक्लूड करोगे। तो एनसीईआरटी इंक्लूड करोगे तो ऑटोमेटिक ये पूरा कंटेंट, इससे ज़्यादा नहीं करना है, क्लास नोट्स करना है, एनसीईआरटी। हाँ, और प्रैक्टिस की देखो, फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्लास नोट्स रखना। क्लास नोट्स एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स आपको होना चाहिए, एक एक क्वेश्चन, ये नहीं कि नोट्स बस पलटते जा रहे हैं, उसके एक एक क्वेश्चन पढ़ा, हाँ ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है, स्ट्राइक करना चाहिए दिमाग में भाई। तुम नोट्स बना रहे हो, तुम्हें तो पता ही होगा कैसे हमने नोट्स बना रखे हैं, कैसा क्वेश्चन है क्या नहीं है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज़ प्रैक्टिस। देखो नीट में ना सिली मिस्टेक काफ़ी होता है, बहुत बच्चों से सुना होगा सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक होता है, क्यों होता है? बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं वो लोग प्रैक्टिस में लैग कर जाते हैं, या फिर देखो वो तो एक एग्ज़ाम टेम्परामेंट भी होता है जो डेवलप होता है धीरे धीरे, ठीक है। अगर आपका काफ़ी बच्चों का होता है दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम हॉल में जाते ही पता नहीं प्रेशर बोलो या जो भी बोलो, वो या फिर ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं यार, जब एक बच्चा तैयारी करता है तो आई नो कि क्या क्या फैक्टर्स उसके ऊपर होते हैं, तो कुछ ना कुछ फैक्टर से कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हो ही जाती है, सिली मिस्टेक, ठीक है। तो उससे वो तो सेकेंडरी चीज़ हो गई, वो तो लास्ट डे ऑफ एग्ज़ाम पता चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन वो लास्ट, उसी को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि सिली मिस्टेक मेरा कम से कम हो, उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और प्रैक्टिस, इतना प्रैक्टिस कर लो ना, मतलब एक चैप्टर पढ़े ना, 200 क्वेश्चन उस चैप्टर का तुरंत कर डालो, तुरंत। बाकी तो जितना मैक्सिमम कर दो, मिनिमम 200 क्वेश्चन करना है एक चैप्टर का, मिनिमम 200 क्वेश्चन, मैक्सिमम जितना जाओ, ठीक है। मिनिमम 200 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, प्रैक्टिस हो गया। और प्रैक्टिस कहाँ से करोगे ये? या तो देखो मैं इतना आपको कंटेंट दे सकता हूँ ना, आई विल प्रोवाइड यू इतना कंटेंट कि ज़ीरो से लेकर एडवांस तक आपके पास कंटेंट आ जाएगा, जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक आपके पास कंटेंट मैं पहुंचा दूंगा। और आप प्रैक्टिस के लिए कोई भी, मान लो कोई भी कोचिंग का मटेरियल अगर आप फॉलो कर रहे हो, तो फ्रॉम आप देख लेना मेरा कंटेंट पढ़कर किसी भी मॉड्यूल का, ठीक है, किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल प्लस एससीबी का प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व हो जाएगा आपसे, इतना मैं कंटेंट दूंगा ही, ठीक है। लेकिन आप लोग प्रैक्टिस देखो, एससीबी ईयरलियर जब एम्स होता था ना, तो वो लोग क्या करते थे, अगर जो अच्छा बच्चा होता था वो ऐसे भी करता ही था, देख लेना एम्स का पेपर कितना टफ होता था, अब तो मर्ज कर दिया है, ठीक है।
तो ये जो HCV जो है ना अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉलेज लेना है दैट्स डिफरेंट थिंग, पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, लेकिन आई डोंट थिंक कि अगर जिसको ज़्यादा वो लगे कि नहीं हमको HCV करना है तो वो ऑब्जेक्टिव कर सकता है और HCV का, ठीक है, लेकिन इसका यूज़ ज़्यादा होता नहीं है, आता नहीं है नीट एग्ज़ाम में। इससे बढ़िया आप कोई एक मॉड्यूल जिस भी कोचिंग का हो उस कोचिंग का मटेरियल मॉड्यूल फॉलो कर लो, या फिर हाँ मॉड्यूल कर लो, या फिर एक बुक आती है ना DC पांडे फॉर नीट, वो वाली बुक का फॉलो कर लो, DC पांडे फॉर नीट, ये बेस्ट रहता है। मतलब इसमें नीट ही टाइप का क्वेश्चंस दिया रहता है, ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये कर लो और मॉड्यूल कर लो, आई थिंक इतना इनफ होगा, ठीक है। इतना जब कर लोगे ना भाई तो ये ज़रूर कर लेना। थर्ड बात जो मैं बताने जा रहा हूँ, सॉल्व PYQs, चैप्टर वाइज होना चाहिए PYQs, ठीक है। एक चैप्टर है, तुमने काइनेमेटिक्स पढ़ा, काइनेमेटिक्स अपने नोट्स से रिवाइज किया, नोट्स से रिवाइज करने का प्रैक्टिस कर लिए 200 क्वेश्चन मिनिमम मॉड्यूल से अपने मटेरियल से लगा लिया या DC पांडे फॉर नीट, ठीक है, मिनिमम 200, बाकी जितना करो PYQ सॉल्व करो। इससे क्या होगा ना, यू विल नो द पैटर्न, कि पैटर्न तुम्हें पता चल जाएगा कि किस टॉपिक पे एक चैप्टर पढ़े, उस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट कौन सा टॉपिक है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक, समझ रहे हो मेरी बातों को। उसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक तुझे भाई पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से मतलब कितने सवाल अभी तक आ चुके हैं, कौन से टॉपिक से सवाल नहीं आए हैं, तो क्या उसका आने का चांस है या नहीं है वो भी पता चल जाएगा आपको, ठीक है। और मेरा बात मानो 60 to 80% मतलब 80% जो क्वेश्चन होते हैं ना नीट में PYQs डिराइव्ड होते हैं, PYQs डिराइव्ड। अगर आपने PYQs भी अच्छे से कर रखे हैं ना तो यू आर गोइंग टू स्कोर वेरी वेल इन नीट एग्जाम, ठीक है। तो पैटर्न एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक तुम्हें पता चल जाएगा। एंड सबसे एक और ये सबसे अच्छा काम पता है, ये तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस होता है ना, कॉन्फिडेंस या फिर ये बोलो सेल्फ सेटिस्फैक्शन, ये इतना तुम्हारा हाई हो जाता है ना, मतलब मत ही पूछो, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल, बहुत बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। PYQ देखो, तो जब क्लास नोट्स पढ़े प्रैक्टिस किए और सारे PYQ हो गए, अरे भाई तो तुझे तो मतलब आधा जंग तो तुम यहीं पे जीत गए। जब तुमने PYQs कर लिए ना तो ट्रस्ट मानो, अगर PYQs हो जा रहे हैं तो आगे भी हो जाएगा। ऐसा कुछ नया कॉन्सेप्ट नीट वाले नहीं बनाते हैं कि जो एकदम ही हट कर हो, ठीक है ना। PYQs हो रहा है, तुम्हारे अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, ये फिर तुम फोड़ दोगे पेपर। इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि सॉल्व PYQs, ये बहुत ज़रूरी है। और ये मैंने देखो प्रैक्टिस करने के बाद रखा है थर्ड पे, ठीक है, कि PYQs करो, नए मेथड से करो, जैसे करना है वैसे करो। आजकल हर जगह मटेरियल अवेलेबल है, PYQ तो मिल ही जाता है, ठीक है। एंड जो फोर्थ बात जो मैं करने वाला था ना, कि देखो अगर टाइम मिले, मैं ये भी बताऊंगा एक्चुअली NCERT का पढ़ना है, ठीक है। NCERT का सॉल्व्ड एग्जांपल्स मैंने जो बोला था इंक्लूड करना है क्लास नोट्स में, ठीक है। NCERT सॉल्व्ड एग्जांपल्स वो कर लेना। एंड ये क्या इसका बोलते हैं, समरी एंड पॉइंट्स टू पॉन्डर, समरी एंड पॉइंट्स टू पॉन्डर जो होता है NCERT में, पीछे देखो जैसे मेरे पास ये क्लास 12th का जो पार्ट 2 है ना, ये देखो ये समरी हो गया, ठीक है, ये समरी हो गया। एंड यहाँ पे होता है पॉइंट्स ऑफ पॉन्डर, यहाँ पे ये देखो पॉइंट्स टू पॉन्डर है ना, यहाँ पे 10 से 11 पॉइंट दिए रहते हैं। तो ये सब इधर तो एक्सरसाइज स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो ये कर लेना, एक बार रीडिंग डाल लेना, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है, समरी एंड पॉइंट्स टू पॉन्डर। और ये देखो एग्जाम्पल है ना, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, ये सब काफ़ी ज़रूरी होता है। तो और ये सब बात देख लेना, कहीं कहीं ये इस तरीके से अगर दे देता है तो पढ़ लेना। जैसे तुम लोग बायो पढ़ते हो ना, वैसे कुछ कुछ चैप्टर्स हैं फिजिक्स के जो तुझे पढ़ना चाहिए, साइड में कोई चीज़ लिख लो इंपॉर्टेंट कुछ लगा तो, ठीक है। ये मेरी NCERT है, देख सकते हो, हम लोग ये किए थे तैयार, ठीक है। तो ये मैं बस आप लोग को ओवरव्यू दे रहा था कैसे क्या करना है। तो NCERT सॉल्व करो, समरी एंड पॉइंट्स टू पॉन्डर। मैं ये नहीं कहता कि अब तुम पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करो NCERT का, क्योंकि NCERT का कुछ एक्सरसाइज जो है वो काफ़ी लेंदी भी है, तो डायरेक्ट उतना लेंदी आता नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ कुछ जो
एक्सरसाइज में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स जो आपको लगे ना, वो एक्सरसाइज ज़रूर एक बार देख लेना। मस्ट विजिट वंस, मस्ट विजिट। और एनसीईआरटी तो रीड तो करोगे ही भाई, मैंने पहले ही बोल दिया, रीड नहीं करोगे मार खाने वाले हो अच्छे से, ठीक है। तुम थ्योरेटिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लोगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे करोगे विदाउट एनसीईआरटी पढ़े? नहीं होगा, ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो हो जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी का लाइन के साथ खिलवाड़ कर देता है एनटीए वाला कभी कभी, ठीक है ना। तो फिर बोलोगे कि सिल्ली हो गया। तो एनसीईआरटी का लाइन पढ़ के जाओ, सिल्ली नहीं होगा। एंड कॉन्फिडेंस अलग से बूस्ट रहेगा, वो तो अलग ही रहेगा, ठीक है। तो ये सब आपको करना है, एनसीईआरटी पढ़ना है। एंड एनसीईआरटी क्लास 12th पे ज़्यादा फोकस करना थ्योरी के लिए, मैं फिर बोल रहा हूँ। एंड 11th वाले में थर्मोडायनेमिक्स एक बार देख लेना, ठीक है, पढ़ लेना, ज़रूरी है। एंड वेव वाला जो पार्ट है वो पढ़ लेना। ये थ्योरेटिकल दो ही तो हमें लगता है उसमें से जो पूछा जा सकता है। बाकी सारे चैप्टर्स का ना ग्राफ्स वगैरह, मतलब देखो ये सब लोग लास्ट में करते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ कि यार जब एक चैप्टर हो जाए ना तो बस एक बार संतुष्टि के लिए पलट लिए, ठीक है ना, पेज पलट कर अपना देख लिए क्या क्या दिया हुआ है, कुछ छूट गया। अब लास्ट टाइम में तुम भागोगे, उससे अच्छा है ना कि तुम पहले से रेडी रहो, है कि नहीं है। लास्ट टाइम में उठोगे कि अच्छा एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी देखना है, यार तुम तो जो आता है वो भी तुम भूल जाओगे। इसलिए बेहतर है कि पहले से ही अपना तैयारी शुरू मतलब सही रखें, ठीक है। तो ये हो गया। एंड फिफ्थ जो है वो है आपका टेस्ट, ठीक है। यार देखो टेस्ट रेगुलरली देते रहो, अपना एनालिसिस करते रहो, ठीक है, कि मुझ में कितनी सुधार की ज़रूरत है, मैं कितना और अच्छा कर सकता हूँ, मैं कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ। ये एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। टेस्ट, इससे क्या होगा, कहीं बहुत सारे क्या होगा, तुम पढ़ रहे हो, पढ़ लिए, अब इसको एक लाइन तुम पर्टिकुलर पढ़ कर गए, अब इस लाइन से तुम ये सोच रहे हो कि इससे क्वेश्चन कैसे डेवलप होगा, मतलब तुम सोच रहे हो। एक्चुअली जब तुम एनसीईआरटी पढ़ो तो ये सब सोचा करो कि अच्छा इस लाइन से ये क्या क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर, ठीक है। और टेस्ट में उसी तरीके से क्वेश्चन आ गया जो तुमने लाइन स्किप कर रखी हो, ठीक है, तब तुम सोचोगे ना ये कहाँ से आया, गए एनसीईआरटी उठाया, देखे अच्छा ये यहाँ से पूछा था क्या, तो तुझे पता चल जाएगा कि अच्छा ये भी बात पढ़ना। और पता है टेस्ट में जब तुम गलती कर दोगे ना कुछ पार्टिकुलर चैप्टर, तो वो फिर तुम्हारे दिमाग में परमानेंट सेट हो जाता है। जो मतलब सही हो गया वो तो तुझे याद नहीं रहेगा, एक टाइम के बाद भूल जाओगे, लेकिन जो टेस्ट में तुम गलत करोगे ना वो हमेशा तुझे याद रहता है, ठीक है, हमेशा याद रहेगा कि हाँ मैंने ये वाला क्वेश्चन ये टेस्ट में गलत किया था ठीक है। यानी मतलब ये कब याद रहेगा, जब तुम एक टेस्ट को प्रॉपरली एनालाइज करोगे तभी। आई थिंक कि यहाँ तक सबको क्लियर होगा। रिसोर्सेज में देख लो एक बार, क्लास नोट्स, प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, मॉड्यूल से डीसी पांडे, और वरना मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा तुम लोग को 0 से एडवांस लेवल तक, डोंट वरी। फिर सॉल्व PYQs, पैटर्न इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये PYQs, फिर एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल्स करना है, एंड समरी एंड पॉइंट्स टू पॉन्डर, ठीक है। फिर टेस्ट एंड एनालिसिस कर लोगे, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया, बस इतना ही करना है। अब एनसीईआरटी कैसे रीड करना है, ठीक है। एनसीईआरटी अगर तुम्हारे पास अभी टाइम है, ठीक है, तो प्रैक्टिस वगैरह कर लिया, सारा चीज़ हो गया, तो एक बार उठा कर देख लिया करो वीक में, ठीक है। मैं डेली तो नहीं हो पाता है, आई नो कि डेली नहीं हो पाता है, लेकिन संडे को जब टाइम मिले ना तो एक बार फिजिक्स का भी एनसीईआरटी उठाओ यार, ठीक है। क्योंकि तुम्हारा तो प्रैक्टिस है, सारा चीज़ है, तो थ्योरी पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 1.5 घंटा 2 घंटा एक चैप्टर पर दे दोगे ना, दैट्स एनफ। और पता है एक चैप्टर कितना दिन चलता है, कोई कोई चैप्टर 15 दिन 20 दिन ऐसे चलता है फिजिक्स में। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि बस एक वीक में एक बार बस आपको उठाना है, ठीक है। एक वीक में एक बार एनसीईआरटी उठाओ ज़रूर, संडे को या कहीं भी, ठीक है। एनसीईआरटी फिजिक्स का मैं बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी फिजिक्स, क्योंकि ठीक है एक बार एनसीईआरटी फिजिक्स हर संडे को, ठीक है, जब संडे टेस्ट दे कर आओ ना तो ये पढ़ा करो, फिजिक्स बहुत ज़रूरी है यार एनसीईआरटी पढ़ना, ठीक है। मैं ये क्योंकि कुछ कुछ बातें तो समझ में नहीं आएगी विदाउट टीचर के हेल्प से, ये मुझे पता है, और कुछ कुछ बातें तुझे नया सीखने को मिलेगा। और हाँ इतना कॉन्फिडेंस, जब क्वेश्चन एनसीईआरटी के लाइन से बनने लगेंगे ना तब, और जब तुम सॉल्व करने लग जाओगे ना तब तुम्हारा देखना कॉन्फिडेंस किस लेवल पे होगा, ठीक है। बहुत बच्चे इसीलिए डर जाते हैं कि मैंने एनसीईआरटी नहीं कर रखी है, क्वेश्चंस आ गए हैं, या स्टेटमेंट वाला भी क्वेश्चन वो लोग गलत करती है,
तो ये थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए एक वीक में एक बार एनसीईआरटी फिजिक्स ज़रूर खोला करो, क्योंकि एक चैप्टर मैंने बोला ना 20-25 दिन कुछ कोई बड़ा चैप्टर चलता है तो ठीक है ना, तब तक पीछे का 2 चैप्टर आपका कवर हो जाएगा, है कि नहीं है। तो इसीलिए मैं बोल रहा था। सो देखो ये ओवरऑल था, रिसोर्सेज था, हाउ टू स्टडी, हाउ टू प्रिपेयर, क्या आपको फॉलो करना है मैंने वो भी बता दिया। देखो ज़्यादा मटेरियल के चक्कर में मत भागना यार प्लीज़, बस 1-2 जिस कोचिंग में तुम हो ना उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया करो। अगर ज़्यादा टाइम मिल गया ना तो डीसी पांडे ये बोला था नीट का आता है वो कर लिया करो, नहीं तो इतने सारे मटेरियल्स हैं, मतलब नया मटेरियल्स तो मत करने लग जाना, ठीक है। बाकी इतने सारे पेपर्स हैं ना, वो पेपर तुम किया करो, टेस्ट पेपर किसी भी कोचिंग का उठा लिया करो, ठीक है। उठाकर पेपर लगाया करो ज़्यादा अगर तुझे शौक है, ठीक है। उससे नए नए क्वेश्चंस का वो हो आइडिया आएगा। और पढ़ना है तो फिर एनसीईआरटी एक बार रीडिंग डाल लिया करो कभी, ठीक है, ज़रूरी भी है। ग्राफ्स वगैरह देख लिया करोगे, ध्यान रहेगा, है ना। क्योंकि 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करना है दोस्त, तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा, ठीक है, भीड़ से अलग हटना पड़ेगा तुझे। एंड देखो ये तो ओवरऑल बात थी, मैं अपना प्लान बता देता हूँ क्या है नहीं है। आवर प्लान लेआउट, ये जो नेटफ्लिक्स जो चैनल है ना, इस वाले चैनल पे फिजिक्स है, ठीक है। फिजिक्स के पैरेलल में ना आपको ऑर्गेनिक मैम पढ़ाएंगी, ठीक है, ऑर्गेनिक, एंड नॉट ओनली ऑर्गेनिक एल्सो इनऑर्गेनिक, ठीक है, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ये केमिस्ट्री का मैं बात कर रहा हूँ, फिजिक्स का नहीं, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक ये फिजिक्स का नहीं है, ये केमिस्ट्री का पार्ट है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। फिर उसके बाद आता है बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी में जूलॉजी एंड बॉटनी, ठीक है। ये ना अभी देखो, अभी तो हम लोग इनिशिएट ही किए हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, बट आप लोग को सारा यहाँ पे कंटेंट मिल जाएगा नीट के लिए, ठीक है। जूलॉजी, बॉटनी, नॉट बायोलॉजी, ठीक है, बॉटनी, जूलॉजी, बॉटनी, एंड इधर फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ठीक है। तो ये सारे टीचर्स अभी कुछ दिन में ऑर्गेनिक का आपको लेक्चर इस पे आ जाएगा, ठीक है, मैम पढ़ाएंगे, बेस्ट लेक्चर मिलेगा, ठीक है, बेस्ट कंटेंट मिलेगा। हम लोग यही ट्राई करते हैं कि जो हमारा जो लेक्चर, मैंने पहले भी बोला ना कि ये जो हमारा लेक्चर जो होगा, हमारा जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, किसी कोचिंग से कम नहीं, मतलब ज़्यादा हो जाएगा बट कम नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है, 100% गारंटी है ये। क्योंकि हम लोग भी मतलब जब हम लोग कंटेंट तैयार करते हैं तो मतलब डिफरेंट कोचिंग्स मटेरियल्स को ध्यान में रखते हुए ही करते हैं कि कहाँ से मतलब कौन क्या कितना मतलब वो कर रहा है, ठीक है, किस मटेरियल में कितना कंटेंट दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, तो उसके लिए टेंशन तुम लोग मत लो, वो हम प्रोवाइड कर देंगे अलग से, ठीक है। और देखो कैसे करने वाले हैं, मैं अपना फिजिक्स, ये ऑर्गेनिक वाली मैम आएंगे वो अपना अलग बता देंगे, बायो वाले सर अलग बता देंगे, ठीक है। बस मैं आप लोग को ये फिजिक्स में बताने वाला हूँ, फिजिक्स में, ठीक है। हम बेसिक मैथमेटिक्स से, देखो मैंने के लेक्चर भी बेसिक मैथमेटिक्स का डाल दिया है, वो तुम लोग जाकर देख सकते हो। एक्चुअली कुछ देखो पहला वीडियो था, कुछ प्रॉब्लम्स राइटिंग वगैरह को लेकर आई होगी, ठीक है, तो उसका टेंशन मत लेना, धीरे धीरे हम लोग इम्प्रूव कर लेंगे। अब देखो यार फर्स्ट वीडियो था, थोड़ा हो जाता है प्रॉब्लम, इंसान है हम लोग भी, रोबोट नहीं है, ठीक है, तो प्रॉब्लम होती है, तो बस एडजस्ट करो किसी तरीके से। बाकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उस पर वर्क किया जा रहा है, सुधर जाएगा जल्दी, ठीक है। फिजिक्स में जो है ना बेसिक मैथमेटिक्स से लेकर, ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स से लेकर सेमी कंडक्टर तक साथ में रहेंगे दोस्त, ये पूरा पैकेज आने वाला है, ठीक है। ये पूरा लेक्चर्स आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ पे। एंड देखो इतना करने के बाद जो जितना सब्जेक्ट है ना, सारे सब्जेक्ट में क्या होने वाला है, सारे सब्जेक्ट में हर चैप्टर के लास्ट में, ठीक है, जब भी चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो उसमें प्रैक्टिस सेशन हम लोग रखा करेंगे, देयर विल बी प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। उसमें हम लोग क्या करेंगे, PYQs डिस्कशन, ठीक है, PYQs डिस्कशन होगा, एंड PYQ डिस्कशन एंड क्वेश्चंस जो होंगे ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्स, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड किए जाएंगे आप प्रैक्टिस करने के लिए, दैट क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम द ऑथेंटिक सोर्स,
आप उसके लिए टेंशन मत लो, हम लोग का काम है कहाँ से क्या करना है, ठीक है। आगे PYQ डिस्कशन, क्वेश्चन फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्स, ये सब रहेगा, आपको यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। सो बस आप लोग पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, ठीक है। एंड देखो हम लोग को मेन ऑनलाइन आने का मेन मकसद यही था कि यार कहीं ना कहीं स्टिल चिल्ड्रंस आर लैगिंग बिहाइंड, ठीक है। बच्चे बस कोचिंग की धुंध में कहीं ना कहीं खो गए हैं, बस कोचिंग मटेरियल्स के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है उन लोग को, ठीक है। तो देखो या तो जो बच्चे ऑनलाइन, देखो दो तरीके के भी बच्चे होंगे फ़िलहाल, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन जो कर रहे होंगे, ठीक है। देखो ऑफलाइन में क्या रियलिटी है ना, मैं बता दे रहा हूँ, ऑफलाइन इज़ बेस्ट, मतलब ऑनलाइन के कंपेरिजन में आई विल से कि ऑफलाइन इज़ बेस्ट, लेकिन फिर भी सुनो मेरी बातें। ऑफलाइन में क्या होता है ना कि 4 अगर फैकल्टी आपको प्रोवाइड, देखो पहले तो वहाँ टॉपिक वाइज होता है टीचर, जो भी टीचर मिलेंगे टॉपिक वाइज मिलेंगे, ठीक है। 4 में पता चला 2 सब्जेक्ट के अच्छे टीचर मिल गए एंड 2 सब्जेक्ट का टीचर जो है वो ख़राब दे दिया, ठीक है। मतलब फिजिक्स अच्छा दे दिया, बायो का अच्छा दे दिया, बायो में बॉटनी का अच्छा दे दिया, जूलॉजी का एकदम बकवास टीचर दे दिया, इनऑर्गेनिक का एकदम बकवास टीचर दे दिया, ठीक है। 2 तो अच्छा रहेगा, 2 सब्जेक्ट का, मतलब इस तरीके से। फिर अब तुम अगर ऑफलाइन पे डायरेक्ट अगर रिलायबल हो गया तो फिर मतलब रिलायबल तो तुझे होना ही नहीं है, किसी के ऊपर रिलाई ही नहीं करना है, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, ठीक है। कि मतलब बस उसी कि यही बस मेरे साथ यही कोचिंग है, इसी से मतलब यही मेरा सब कुछ करा देगा, ऐसा नहीं है कि तुम भाई एक क्लासरूम में 250 स्टूडेंट रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ उतना किसी के पास टाइम नहीं होता है, रियलिटी यही है, ठीक है। तो ये रियलिटी है ऑफलाइन का। एंड देखो ऑनलाइन में क्या है, ऑनलाइन की रियलिटी सुन लो, 1 घंटा लेक्चर्स देखेंगे, 1 आवर का लेक्चर्स होगा एंड प्लस में 2 आवर्स रील्स फ्री में देखेंगे लोग, ठीक है। ये भी सच्चाई है, 1 आवर्स लेक्चर 2 आवर, भाई ये भी नहीं करना है यार, ठीक है। अगर देखो सीरियस अगर डॉक्टर बन जाओगे ना यार कल का, तो उससे अच्छी फीलिंग कुछ नहीं आती है, ठीक है। जब मतलब बोलोगे ना सबके सामने, जब डॉक्टर साहब दोस्त लोग जब बोलना शुरू करेंगे, तब वो जो फीलिंग आती है ना मत पूछो, जब तुम बन जाओगे तभी तुम फील कर पाओगे कि वो क्या फीलिंग आती है, ठीक है। तो ये ऑनलाइन ऑफलाइन का ये मामला देखो। और हम लोग का जो है ना ऑनलाइन आने का मेन मोटो क्या है, हम लोग को ऑनलाइन आने का मेन मोटो यही है बस कि ईच एंड एवरी एजुकेशन, ठीक है, ईच एंड एवरी चिल्ड्रन तक बेस्ट कंटेंट पहुँचे, ठीक है, बेस्ट कंटेंट पहुँचे, बस यही हम लोग का मेन मकसद है, ठीक है। कि बेस्ट कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, पहुंच जाएगा आप लोग के पास। क्योंकि बहुत सारा आज भी रिमोट एरियाज़ में चले जाओ या तुम, ठीक है, रिमोट एरियाज़ इवन आसपास के तुम जहाँ से कर रहे हो ना, तुम जब वापस गांव वगैरह जाओगे ना उधर, तो तुम वहाँ पे देख लेना, कहीं भी पूछ लेना किसी से, जब तुम जाओगे घर पे तो तुमसे कोई पूछने आएगा ना कि कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो। मतलब उन लोग को ये भी नहीं पता रहता है कि क्या होता है नीट, कैसे होता है, कैसे डॉक्टर बना है। ऐसा नहीं है कि वो लोग पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, नहीं भाई, गाइडेंस, दे लैक गाइडेंस, ठीक है। गाइडेंस की ज़रूरत होती है, मेंटोर्स की ज़रूरत होती है। उन लोग को अगर गाइडेंस प्रोवाइड कर दिया जाए ना, वो लोग बहुत अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेन मकसद हम लोग का यही है, बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करें, बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करें एंड फ्री एजुकेशन टू ईच एंड एवरी चिल्ड्रेन ऑफ द कॉर्नर ऑफ दिस वर्ल्ड तो नहीं लेकिन इंडिया ज़रूर, ठीक है। एंड सब कुछ सही रहा तो वर्ल्ड तक भी ज़रूर पहुँचाएँगे हम लोग, ठीक है। सो दिस इज़ आवर मेन मोटो। एंड देखो एक बात और, बिलीव, हैव फेथ इन योर सेल्फ, ठीक है, एंड ट्रस्ट आवर सिस्टम, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात मैंने बोल दी, ठीक है। खुद पे विश्वास रखो और एक जो जिस भी सिस्टम से तुम जुड़े हो, मैं अगर हमसे जुड़े हो, ठीक है, हमारे सिस्टम पे विश्वास रखो, ठीक है। अच्छा होगा, नहीं होगा, अच्छा कर देंगे, क्यों नहीं होगा भाई, ना का तो कुछ सवाल ही नहीं है, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव सोचो, अच्छा रहो, खुश रहो, तब अच्छा होगा सारा चीज़, ठीक है। वरना शुरू में ही निगेटिव रहोगे
तो निगेटिव भी होगा भी तुम्हारे साथ, एंड निगेटिव सोचोगे तो जो जैसा सोचता है, जो जैसा करता है वैसा बन जाता है, ठीक है। इसलिए ऑलवेज बी पॉजिटिव, फेथ रखो खुद पे, सिस्टम पे, आसपास पे, कि नहीं कुछ होगा तो अच्छा होगा, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, एंड पढ़ते रहो, कीप स्टडिंग, कीप साइनिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। बाकी वी विल हम लोग अच्छे मतलब आपको अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।